तो वो 2-3 चीजें आप अगर रेडिएशन में पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स। रख दिया मैंने दिया तूफान के आगे। सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज मेरे साथ हैं आयुष सर, जिन्होंने IIT रुड़की से अपना M.Tech कंप्लीट करा था। मेरी प्रिपरेशंस के टाइम सर ने ही मुझे मेंटर करा था, काफी इंस्पायर करा मेरे को सर ने। तो आयुष सर आज आपको एक डिटेल्ड वे में बताने वाले हैं कि कौन से टॉपिक्स पे अभी ज्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स को अभी थोड़ा सा लाइट लेना है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और मैंने देखा है, देखो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि जेई एडवांस्ड उसको छोड़ के जेई मेंस, बिट सेट और नीट, इन तीनों एग्जाम्स में क्वेश्चंस का लेवल मोर और लेस सेम होता है। आपको हर चैप्टर के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो अभी लास्ट टाइम पे आप कुछ बहुत नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आप क्या कीजिए, देखिए जैसे फिजिक्स में है पहला पार्ट मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में यूनिट डायमेंशन एरर का बहुत आसान क्वेश्चन आता है और उसको आना ही है। तो यूनिट डायमेंशन एरर जल्दी से देख लीजिए। उसमें से भी जो क्वेश्चन आता है जनरली वो एरर का आता है या डायमेंशंस का आता है। तो ये एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, तो काइनेमेटिक्स में जनरली जो क्वेश्चन आता है वो ग्राफ से क्वेश्चन आता है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपको पाथ की इक्वेशन बतानी होती है। तो जनरली दिया क्या होता है, देखिए 2 डायमेंशनल मोशन है तो एक्स टी वाई टी इक्वेशन दी हुई होगी। आपको टी को एलिमिनेट करना है, एक्स वाई में इक्वेशन आएगी, वो पाथ की इक्वेशन है। इसके बाद आपका लॉज ऑफ मोशन आएगा और फ्रिक्शन आएगा। इनका जो कंबाइंड क्वेश्चन आता है कभी पुली से आता है। उसके बाद वर्क पर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें, एक तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी आनी चाहिए और एनर्जी कंजर्वेशन आना चाहिए। आप जल्दी से 2 मिनट में उस चीज को पढ़ के उसका क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व। हाँ, इसके बाद जो सेंटर ऑफ मास और रोटेशन है, रोटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जनरली जेई मेंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन निकालने को आता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आता होगा। ये सारा मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स के बाद आपका फ्लूइड आता है। अगर फ्लूइड को आप ना भी पढ़ो तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि फ्लूइड से क्वेश्चन आए ही ना। तो इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद आता है बहुत छोटा सा चैप्टर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में आपको क्या करना है, बेसिक क्वेश्चंस जैसे बल्क मॉडुलस के बारे में पता होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस के बारे में पता होना चाहिए। इलास्टिसिटी के बाद अगला जो चैप्टर या यूनिट आती है वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बेटा एक क्वेश्चन ये कंफर्म मान के चलिए कि हीट कंडक्शन या रेडिएशन से आना ही आना है। रेडिएशन में कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं, तो वो 2-3 चीजें आप अगर रेडिएशन में पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हीट कंडक्शन का एक क्वेश्चन आता है, वो आपने अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है तो सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स से जनरली जो क्वेश्चन आता है वो या तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आता है या हीट इंजन से आता है। बेटा हीट इंजन में कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है, याद कर लोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ जेई मेंस, नीट और बिट सेट की। इसके बाद 11th में जो लास्ट यूनिट बचती है बेटा वो है वेव्स एंड एसएचएम। एक क्वेश्चन वेव से आएगा, वो डॉपलर इफेक्ट या बीट्स का होगा। 100% क्वेश्चन कंफर्म्ड है, आना ही आना है। तो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन हो ही जाएगा। बीट्स का छोटा सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन हो ही जाएगा। मतलब ये चैप्टर ऐसे हैं कि आप 10-15 मिनट में चैप्टर की थ्योरी भी पढ़ सकते हो और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका एसएचएम में आता है, तो अगर आपने एसएचएम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है तो उसे छोड़ दीजिए। तो ये आपका 11th की सारी चीजें। अब बात करते हैं 12th की। तो बेटा 12th में क्या होता है, पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, लेकिन क्वेश्चन कितने आते हैं, जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आता है, बिट सेट में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं और नीट के पेपर में 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे टाइम देना समझदारी नहीं होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप छोड़ सकते हो या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप पढ़ सकते हो। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे गॉस थ्योरम और उसके कुछ एप्लीकेशन आप देख सकते हो। इसके अलावा स्फेरिकल सिमेट्री के आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। जनरली जो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोस्टैट से वो स्फेरिकल सिमेट्री का ही क्वेश्चन होता है। उसके अंदर चार्ज या तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये सारी चीजें आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है कैपेसिटर। बेटा बहुत छोटा सा चैप्टर है और कैपेसिटर का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। कई बार तो ये क्वेश्चन आया कैपेसिटर से कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, जहां पे ए उसकी रेडियस है, ठीक है। तो ये 2-3 फॉर्मूले आप यहां पढ़ सकते हो। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पोटेंशियोमीटर अच्छे से पढ़ लीजिए, मीटर ब्रिज अच्छे से पढ़ लीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से पढ़ लीजिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और अमीटर की तरह कैसे यूज किया जाए वो अच्छे से पढ़ लीजिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके काफी क्वेश्चंस बनते हैं।
2 से 3 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत आसान है, 2 क्वेश्चंस आने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बस 2 ही चीज़ें पूछी जाती हैं, मूविंग चार्ज पे लगने वाला फोर्स या करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स। तो आप देख लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बायो-सेवर्ट लॉ, उसके भी कुछ एप्लीकेशन आप देख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं नेचुरल मैग्नेटिज्म की। तो नेचुरल मैग्नेटिज्म में हिस्टेरेसिस लूप थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेचुरल मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। आप नेचुरल मैग्नेटिज्म को छोड़ भी सकते हो। इसके बाद आता है EMI और AC। EMI और AC से एक क्वेश्चन आता है, तो अगर आपके पास टाइम है या आपने पहले से पढ़ा हुआ है फिर तो आप EMI AC को पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि EMI और AC आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर EMI और AC से क्वेश्चन आएगा भी तो दोनों चैप्टर्स से मिला के सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, उसे छोड़ा जा सकता है। हाँ, उसके बाद जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। 15 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे आप। 2 या 3 फॉर्मूले हैं और एक क्वेश्चन आना ही आना है मेरे बच्चों। उसके बाद बात आती है ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स काफी लंबी चीजें हैं, लेकिन आप क्या कीजिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूला के क्वेश्चंस कर लीजिए। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बारे में बस आप उनके फॉर्मूले पढ़ लीजिए और 1-2 क्वेश्चंस कर लीजिए। वेव ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ YDSC पढ़ लीजिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आपको डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ YDSC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ लीजिए। तो ऑप्टिक्स के बाद आता है बेटा मॉडर्न फिजिक्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, रेडियो एक्टिविटी आता है, न्यूक्लियस आता है। 4 चैप्टर हैं, 1-1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीटली पढ़ा जा सकता है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप बिल्कुल 0 से 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर सकते हो, यानी आपकी पूरी मॉडर्न फिजिक्स 3 से 4 घंटे में कंप्लीट की जा सकती है। और मेरे बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चंस कितने आते हैं? 3 से 4 या 5 भी आ सकते हैं। अभी तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जेईई मेंस में कम हो गए हैं, तो आप 3 क्वेश्चन मान के चलिए। पहले 4 क्वेश्चन भी आते थे, कभी कभी 5 क्वेश्चंस भी आ जाते थे मॉडर्न फिजिक्स से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। अभी अगर आपके पास टाइम है और पहले से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिल्कुल नया पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। तो बेटा ये फिजिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए आपको यूट्यूब में बहुत सारे लोग गाइड कर देंगे। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हैं बहुत कठिनाइयाँ इंसान के आगे, हैं बहुत कठिनाइयाँ इंसान के आगे, सब गंवारा है मुझे इंसान के आगे। रोशनी बदनाम ना हो जाए इस डर से, रोशनी बदनाम ना हो जाए इस डर से, रख दिया मैंने दिया तूफान के आगे। तो दोस्तों, तूफान के आगे दिया रख दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो और जाके फोड़ दो। थैंक यू सो मच। बाढ़ में हमारी बूढ़ी माँ और हमारी बीवी दोनों डूब रहे थे। बल और लोगों ने बोला कि हमारी बूढ़ी माँ को बचाओ तो बीवी को तो बल कोई ना कोई बचा ही ले। बिहारी गढ़वाली मिक्स है।